प्रदीप प्रदीप नामबियार भी हमारे साथ में आए हैं। ये प्रदीप नामबियार, प्रदीप 97 में अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो जीत नहीं पाए थे, तो वो भी भोपाल सिटी हो जाते थे। लेकिन प्रदीप लगे रहो। प्रदीप ने भारतीय जनता पार्टी में काम करने का काम किया, लेकिन राजू बजाज जी का साथ उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए बात बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिबेट आज आप सुनते हैं ना टीवी पर, ये कभी रात को राजू भगत जी के नाम से टीवी पर चलती थी, और मुझे आज भी याद है कि सारे डिबेट में मुंबई के विषय पर जितनी चर्चा नहीं होती, आज तो सिर्फ झगड़ा होता है, लेकिन जो चर्चा होती थी, 1 to 1 बात होती थी, वो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। और मुझे याद है कि डेप्यूटी मेयर 1 साल होने के बाद में हमारे सांसद कभी उस समय नगर सेवक थे, रेगुलर हफ्ते में शायद 2 दिन राजू बजाज जी मुंबई के मुद्दे पर बात करते थे। खूब थे, यानी ये इसलिए जोरदार तालियां राजू बजाज जी के लिए हमको बजानी चाहिए। उन्होंने पहली बार मुंबई के विषय में डिबेट शुरू की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय श्री बजाज जी का। और आज के समारोह में आदरणीय श्री रामदास अठावले जी नहीं आ सके, पर उन्होंने आदरणीय गोपाल जी के लिए अपनी कविता भेजी है रामदास जी ने, कि गोपाल जी आपने, आदरणीय रामदास जी ने अपनी एक कविता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं आरकेबी शो नेशन नाउ पर। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जरा आवाज कम करें प्लीज, साइलेंस। इस वक्त हमारे साथ हैं वो शख्स जिसने जिंदगी में आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा, हार का मुंह नहीं देखा, यानी गोपाल शेट्टी साहब इस वक्त नेशन नाउ पर हैं। अरे तालियां बजाओ भाई। सर जी हाँ, आपके साथ न जाने मेरा कौन सा इंटरव्यू, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। अब आप ये बताएं कि जिस प्रकार मुंबई में जी हाँ, आजकल प्रशासकीय व्यवस्था चल रही है, क्या आप उससे खुश हैं और आप क्या चाहेंगे कि उसमें क्या हो? मैं बहुत दुखी हूँ जिस प्रकार का प्रशासकीय व्यवस्था चल रहा है। वैसे आपको पता है कि मैं कभी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी करता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पार्टी में बड़े बड़े नेता बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, वो सारी बातें करते रहते हैं। मुझे पार्टी ने जो काम दिया वो हमेशा मैं करते रहता हूँ। गरीब लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूँ, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। मुंबई शहर के बड़े जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए बिल्डर लोग हैं, उनके सारे समस्याओं का समाधान ढूंढने का मैं काम करता हूँ। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है, इस नारे को मैं 1992 से या तो उसके पहले से ही लेकर चल रहा हूँ। और इसलिए जो आपने बताया कि कभी मैंने हार नहीं देखी है, तो सारे जनता मेरे साथ में है। मैं गरीब से लेकर अमीर तक सबका काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इन दिनों में जो मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में हमको देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि जब कांग्रेस के अकेले की भी सरकार होती थी, तब भी इस प्रकार का धांधली या तो अंधाधुंध कारोबार नहीं होता था, जो कि ये 3 पार्टियों के सरकार में आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर फरार है, होम मिनिस्टर जेल में है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो दरारा दबदबा निर्माण करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शिवसेना से बहुत अपेक्षा थी लोगों की, यानी शहर जैसे धाड़ करके वो काम करेंगे, लेकिन आज बाला साहब की शिवसेना जिस गति से और जिस तरह से काम कर रही है, मुंबई शहर के लोग सारा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी इसमें एक बड़ा सुधारा आने की आवश्यकता है। सुधारा आने का 2 ही तरीका है, या तो चुनाव के माध्यम से लोग अपनी भावना फिर एक बार व्यक्त करके, गत बार भी लोगों ने तो भावना व्यक्त की थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन जिस प्रकार का गलत कैलकुलेशन करके सरकार बना, जो गलत कैलकुलेशन से सरकार बनता है वो गलत ही होता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अगर पास करते हैं, 95% मार्क लाते हैं, तो बहुत प्रोग्रेस करते हैं। बच्चे जो कॉपी करके पास होते हैं, उनका भविष्य किस प्रकार का होता है ये हम सबको पता है, ये हमको सबको पता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि या तो सारे अच्छे लोग साथ में आकर देवेंद्र जी को सपोर्ट करके सरकार बने, या तो फिर चुनाव के माध्यम से हो। दोनों लेकिन गोपाल जी अभी भी बहुत जगह से अपील आ रही है, अपील आ रही है हर जगह से कि आखिरकार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही हिंदूवादी पार्टी हैं और दोनों को साथ में होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये बहुसंख्य लोगों की भावना है। आज युति अगर टूटी भी है
तो जो शिवसेना के लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का जो नारा लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में जो प्रेम है वो है ही। मोदी जी को आज सभी लोग चाहते हैं जी। क्योंकि भारत देश को एक पहचान उन्होंने दिलाई। तो क्या शिवसेना के लोग इसको मुकर सकते हैं क्या? बाला साहब ठाकरे जी का जो भी मुद्दा था, उन सारे मुद्दों पर काम करने का प्रयास मोदी जी ने किया है, इसलिए मोदी जी को प्रेम करते हैं आज भी शिवसेना के लोग। Would you like to इसलिए appeal, उसी तरह से sir? Would you like to appeal to the Shiv Sena on the day of the anniversary of Bala Saheb Thackeray? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। जी हाँ। क्या आप शिवसेना को अपील करना चाहेंगे कि एक बार फिर वो अपने हिंदूवादी रास्ते पर आएं? निश्चित, शिवसेना कोई नहीं तो मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी में जो लोग हैं उनको भी इस बात की अपील करना चाहूँगा। और मैं अपील करने के पहले कामकाज शुरू हो गया है। मैंने कल एक व्हाट्सअप देखा, अपनी नहीं, सोनिया गांधी जी एक हिंदू व्यक्ति को टीका लगाकर उसका स्वागत कर रही क्या है। बात? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? क्या बात? रोहित पवार जो शरद पवार के होते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा हिंदुत्व का झंडा पूना में लगाया। क्या बात? तो ये क्या प्रतीक दे रहा है? ये क्या संकेत दे रहा है? मैं तो शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी में भी जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए और फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में विराजित करे। और शिवसेना के लोगों का तो ये फर्ज ही बनता है क्योंकि उन्होंने वोट ही युति के आधार पर लिया है। इसलिए शिवसेना को अपील करने के लिए तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, उसको अपील करने के लिए बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन अगर अपील किसी ने करना है तो मैं मानता हूं कि शिवसेना के हर शिवसैनिक ने अपने अंतरात्मा से इस बात की इजाज़त लेनी चाहिए कि हमने आने वाले दिनों में क्या करना है। और उसके लिए आज बाला साहब ठाकरे जी का पुण्यतिथि के दिन से अच्छा कोई दिन ही नहीं हो सकता है अपने गलतियों को सुधार कर फिर एक बार अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। गोपाल जी, आपने गए बार बात किया होम फॉर द होमलेस, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए घर, ये संकल्प आपका भी था, प्रधानमंत्री मोदी का भी था। आज आप दिवाली के बाद एक उग्र आंदोलन करने वाले थे, मगर उससे पहले क्या जितेंद्र अवार्ड ने कुछ कर दिया? नहीं, मेरा आंदोलन हो गया। देखा, मैंने 6 विधानसभा में आंदोलन किया। अच्छा। मैं एसआरए पे बड़ा मोर्चा लेके जाने वाला था। मुझे सीओ एसआरए ने कहा कि आप मोर्चा मत निकालो, आप वो बैठकर बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। मैं सारे सरकार के लोगों को मिला और 2-3 निर्णय उन्होंने किया भी। सशुल्क का रेट 2.5 लाख रुपया उन्होंने किया, ये उन्होंने किया। बिल्कुल किया। और जो मुद्दे बाकी है वो आने वाले दिनों में वो करने वाले हैं। 2011 का भी किया, 2000 से 2011 तक के लोगों को घर 2.5 लाख रुपए में मिलेगा, ये उन्होंने किया। फोटो पास, अपना ये ट्रांसफर जो मुद्दा बहुत दिनों से प्रलंबित था, वो ट्रांसफर भी 5 साल में करने का और झोपड़ा टूटेगा उस दिन से करने का निर्णय उन्होंने किया। अब पहले माले का एक मुद्दा बाकी है और फोटो पास की मैं मांग कर रहा हूँ। ये 2 मुद्दे अगर हो गए तो बाकी सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। और तीसरा एक मेरा मुद्दा ये भी है कि जो एजेंसी के जगह पर झोपड़पट्टी बनी है, वो एजेंसी ने महानगर पालिका का प्लॉट पे महानगर पालिका करे, माड़ा के प्लॉट के ऊपर के महानगर पालिका माड़ा करे, प्राइवेट लैंड पर जो बसे वो बिल्डर लोग करे। तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो गति से काम आगे बढ़ेगा और लोगों को घर मिलेगा, और ये मैं करवा कर रहूँगा। तो बीएमसी आप देख रहे हो, जैसे वजह साहब ने पूछा, आपको बीएमसी 82 से आप जाने वाले मेजोरिटी में, बिकॉज अभी वही चुनाव आपके सामने। जी हाँ। तो किस प्रकार तैयारी है सर आपका? बिकॉज देखिए, घर बहुत बड़ा एक विषय था, बहुत बड़ा विषय था, हर व्यक्ति को घर देना, डिस्काउंट और सबको घर देना। एक ये योजना लाई मोदी जी ने 2014 में। यस। बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे मुंबई शहर के लोगों के लिए 1985 में कहा था कि 40 लाख लोगों को घर देना है। यस। मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे जी का जो मुद्दा था 370 हटाने का, वो हटाया। बांग्लादेशियों के ऊपर अंकुश लाने का सीएबी कानून बनाया उन्होंने। सबको घर देने की योजना थी, वो हमने किया। हिंदुत्व की पहचान पूरे दुनिया में होना चाहिए, मोदी जी ने पूरा हिंदुत्व का पहचान पूरा दुनिया में पहुंचाने का काम किया। अब बचा क्या है? अब जो बचा है समान नागरिक कायदा, छोटे छोटे मुद्दे, वो भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शिवसैनिकों को यही कहूँगा कि बाला साहब ठाकरे जी ने जो सपना इस मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए देखा था, वो सारे सपनों को साकार करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप मोदी जी के साथ में चलना चाहिए या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों के साथ में चलना चाहिए, ये शिवसैनिकों ने तय करने का काम विषय है ना। Right, absolutely. Now that's what I like about Mr. Gopal Shetty. He's very candid, very upfront, and very very truthful. और ये एक अकेले शख्स हैं जो अपनी भी सरकार से लड़ने के लिए चूकते नहीं है, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। सर, व्हाट अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स? मुझे याद है जब वो डिफेंस लैंड की बात आई थी, तब आपने अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अपने ही अफसरशाहों के साथ, प्रशासकीय अधिकारियों के साथ आपने उन पर धावा बोल दिया था। आज की तारीख में स्थिति क्या है सर? देखिए, डिफेंस लाइन का मुद्दे को अगर आप समझेंगे तो अभी इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए।
मेरे लोग भी समझ नहीं पाए, मेरे इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट किया गया, मेरे 50 साल के सामाजिक जीवन के ऊपर डाउट किया गया, लेकिन मुझे इसका चिंता नहीं है। जब तक मेरा परमात्मा ऊपर बैठा है वो मुझ पर डाउट नहीं करता है, मैं किसी का भी चिंता करने वाला नहीं हूँ। ये डिफेंस लाइन क्या है? 2014 में जब हम चुनाव में जा रहे थे, 2011 में सरकार ने इसके ऊपर बंदी लाया, कांग्रेस से सरकार ने उसको विड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने उन दिनों में जितेंद्र सिंह जो मंत्री हुआ करते थे वो आए थे, संजय निरूपम ने उनको लाया था। हमने उनकी सभा कांदोली में होने नहीं दी, उनको हमने यहाँ से खदेड़ दिया। अरुण जेटली जी और पर्रिकर जी ने दोनों ने मिलकर 2016 में इसका सर्कुलर निकालकर सारा विड्रॉ करने की बात की। उसके बावजूद भी असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के जो ऑफिसर है वो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को आदेश और निर्देश देते हैं। मैं चैल साहब को जाकर मिला, बोला कि आप क्या करें, यू आर अथॉरिटी, यू आर ए कमिश्नर। हाँ, घर जब तब चलेगा, बाप बेटे का सुनकर घर चलाएगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे ने बाप का सुनकर घर को चलाने का प्रयास करेगा तो भारतीय संस्कृति में घर चलेगी। वैसे हमको सरकार भी चलाना है। देखिए, गलतफहमी होती है, थोड़े समय के लिए होती है। गलत जो भी डाउट होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। आपका मुद्दा सही है, आप मुद्दे को लेकर चलते हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर दाग लगा नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा देश है, तरह तरह की बातें लोग करेंगे। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ने काम करना छोड़ दिया क्या? ये राहुल गांधी, जितना मोदी जी का सामाजिक जीवन में जितना साल उन्होंने काम किया उतना उनका उम्र भी नहीं हुआ राहुल गांधी का भी, लेकिन वो भी टीका करते हैं उनके ऊपर। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर, यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल है, क्योंकि आई नो यू आर इन हरी एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर, यू नॉट इन हरी, लवली, देन वी कैन टॉक सम मोर। यहाँ पर बात ये आ रही है कि देशभक्तों की पार्टी कौन सी है और बम ब्लास्ट वालों की पार्टी कौन सी है, बहुत सही है। इसके बीच में लोगों को फैसला करना है। अब मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो मामला जरा ठंडा क्यों पड़ गया है? बड़ी जोर शोर से शुरू हुआ था कौन सा मामला? ये देशभक्तों की पार्टी और बम ब्लास्ट वालों की पार्टी, ये मामला जरा ठंडा क्यों पड़ गया है? नहीं, ये आपका गलतफहमी है, वो मामला ठंडा पड़ गया है। देशभक्ति के जितने भी सबूत देने थे वो सारे के सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया है। जो बचा हुआ है उसके पर काम हुआ है, हो रहा है, इम्प्लीमेंट होना बाकी है। जैसे सीए आया, सीएबी में कन्वर्ट हुआ, उसको अभी एनआरसी में हमको ले जाना है, वो होगा। दो फेज हो गया, अभी एनआरसी का बाकी है, वो करेंगे आने वाले दिनों में। 370 निकल गया, हाँ 370 निकल गया, 37A भी निकल गया, 37A निकल गया, और अभी तो रोशनी एक्ट भी निकल गया, ट्रिपल तलाक आ गया। किसानों को जिस प्रकार से लूटा जा रहा था उसके पर अंकुश लाकर कानून बनाकर लोगों को न्याय देने का काम किया। अब ये बम ब्लास्ट की जो आप बात कर रहे हो, बम ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग और बम ब्लास्ट में सपोर्ट करने वाले लोग जो थे वो सारे के सारे जेल में जा रहे हैं। कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग ऑन दी वे है, कुछ लोग आने वाले दिनों में जाएंगे। तो कहाँ पर कौन सा मामला ठंडा पड़ गया ये मुझे समझ में नहीं आता है। निश्चित महाराष्ट्र में जब से ये शिवसेना ने 3 पार्टियों को मिलकर सरकार बनाया तो यहाँ पर जो शिवसैनिका का एक जो फोर्स था, जो रास्ते पर आकर अपनी भावना व्यक्त करते थे, वो आज घर में बैठे हुए, इतना ही फर्क है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों को भी लेकर लड़ रही है और हम हिंदुत्व के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुत्व ये हमारे आत्मा है साहब। आत्मा के बिगड़ तो हम जी नहीं पाएंगे। करेक्ट। आत्मा को शरीर से निकाल कर आप कैसे जियोगे? इसलिए हिंदुत्व के साथ में तो ना कल कॉम्प्रोमाइज था, ना आज है, ना कल होगा। सर, यहाँ पर नांदेड़, अमरावती और मालेगांव, इन 3 जगह पर त्रिपुरा में जो तथाकथित घटना हुई, त्रिपुरा की सरकार कहती है कोई घटना नहीं हुई, वो घटना जो हुई उसके ऊपर महाराष्ट्र में हिंसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हिंसा हुई नहीं है, हिंसा कराया गया है। और हिंसा किसने किया ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कल महाराष्ट्र कार्यकारिणी के बैठक में बहुत क्लियर से शब्दों में रखा है। टीवी के माध्यम से सारे देश भर के लोगों तक वो पहुंचा है और आने वाले दिनों में उनको भी रिकॉर्ड पर लाने का काम मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे। उसमें वह किसी ने भी शंका करने की आवश्यकता नहीं। ये जो कांग्रेस के ज़माने में इस प्रकार के हुल्लड़ और दंगा करके इन्होंने राज चलाया, अब वो दिन चले गए, अब वो दिन चला गया है। इसलिए दंगा करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू मार नहीं खाएगा, अभी ये हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और हिंदुओं को मारने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और जो फरवरी में बीएमसी इलेक्शंस जो होने वाली हैं, जी हाँ, पिछली मर्तबा आपको 82 सीट्स मिली, 82 सबसे ज्यादा। आज तक बीजेपी को इतनी सीट नहीं मिली। इस बार आप कितने की अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी के सारे नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि ये इतने लंबे समय तक शिवसेना ने जिस प्रकार से कॉरपोरेशन को चलाया, कॉरपोरेशन के माध्यम से जितनी सुविधा लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो ये पहुंचाने, ब्यूरोक्रेट्स टोटली हावी रहे हमेशा।
जितना पैसा जनता के काम में नहीं जाता उतना पैसा ये भ्रष्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी, आई एम एडिंग पॉलिटिशियन ऑल्सो इन दैट। अगर कोई दूध के दिले हुए तो आके मेरे सामने बात करे, मैं तैयार हूँ। इन्होंने सारा पैसा घर ले जाने का काम किया। अगर मुंबई शहर को हमको आने वाले दिनों में विकास की ओर ले जाना है, तेज़ी से विकास की ओर ले जाना है, तो मुंबई शहर के मतदाताओं ने उसके बारे में सोच विचार कर मतदान करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैलेंज है और हमारा ये अपील और हमारा ये आह्वान है कि अगर आप हमको सत्ता देते हो तो जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने 5 साल काम करके दिखाया महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से मोदी जी 8 साल से केंद्र में सरकार में काम करके परिवर्तन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का टैक्स ना बढ़ाते हुए बहुत सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वही सिलसिला वही परंपरा हम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भी आने वाले दिनों में ले जाएंगे। मैं एक अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ, ये गरीबों को जिस प्रकार से घर मिलने का काम हो रहा है, मेरा एक सपना है कि मुंबई शहर में 300 स्क्वायर फीट का घर बजाज साहब 30 लाख रुपए में मिलना चाहिए मेरा। अभी लोग हंसेंगे, ये हो सकता है क्या, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम मुंबई शहर में मध्यम वर्गीय लोगों को 300 फुट का घर 30 लाख रुपए में दे, इस प्रकार की ये योजना अगर मुंबई शहर के लोग हमको महापौर पद पर विराजित करते हैं तो उसकी सारी जवाबदारी हम लेकर 30 लाख रुपए में सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों को घर मिले, इस प्रकार की योजना हम करेंगे। वंडरफुल। नाउ लेट मी क्लैरिफाई हियर, जब गोपाल शेट्टी साहब कोई वादा करते हैं तो हमेशा उसको पूरा करते हैं, उसको निभाते हैं। इसलिए शायद गोपाल शेट्टी साहब ने जिंदगी में आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा। When he says कि 300 स्क्वायर फुट का घर 30 लाख रुपए में मिलेगा तो मिलेगा। आई बिलीव हिम। डू यू बिलीव हिम प्रदीप? बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर। आई मीन ही इज बीन कंटिन्यूअसली जिस प्रकार से, और इन्होंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि दिवाली के बाद हम जन आंदोलन छेड़ने वाले फॉर घर के लिए, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री का सपना, इनका सपना। और आपको याद होगा कि हाउसिंग मिनिस्टर ने दिवाली से एक दिन पहले वो घोषित करके अनाउंस कर दिया कि 2011 भी सही, 2011 के बाद भी सही, और फाइन करके आप रेगुलराइज भी। नहीं, 2011 को हम समर्थन नहीं करते हैं। आखिर इस मुंबई शहर को हमको कहीं ना कहीं रोकना है। झोपड़पट्टी बढ़ते जाए 2011 इज द लास्ट, इसलिए मैं फोटो पास की बात कर रहा हूँ। 2011 के सबको फोटो पास दे दो। 2011 के बाद के जो भी घर बनाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहा है, हम हमेशा कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल, म्युनिसिपल ऑफिसर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, एट द सेम टाइम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। जो भी वार्ड का चुनाव जीतेगा इस बार नगर सेवक, उसके हाथ में एक यादी पकड़ा देनी चाहिए, ये तुम्हारे वार्ड में इतने झोपड़े, इसके बाद में बढ़ना नहीं चाहिए। अब नगर सेवक झोपड़ा तोड़ सकता है क्या? तो नहीं, नगर सेवक झोपड़ा नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसके वार्ड में नया झोपड़ा बनेगा तो उसने पुलिस ऑफिसर और महापालिका के अधिकारी को लिखित कंप्लेंट करके शिकायत दर्ज करना चाहिए, तो फिर वो छूट जाएगा। इतना तो कर सकता है ना, इतना उसने करना पड़ेगा, तो ये मुंबई शहर में नई झोपड़पट्टियां नहीं बनेगी। इसलिए हम 2011 के बाद में किसी भी झोपड़पट्टी का समर्थन नहीं करते हैं। 2011 तक के सारे लोगों को 300 फुट का घर मिले, इसका हम समर्थन करते हैं। सर, एक छोटा सा इशू, नवाब मलिक वाले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों को कुछ न कुछ रोज सवेरे को फडणवीस साहब ने भी बोला कि जिस प्रकार से सवेरे शाम और जिस पर चर्चा चल रहा वो ये ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एनसीपी के जबरदस्त जंग चालू है, एक्चुअली चालू है। तो आपको क्या लगता है कि उनके दामाद भी इसमें इन्वॉल्व हुए, अरेस्ट थे, 8 महीने अंदर थे, क्या यही एक वेदना है जो बार बार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस वाज वेरी करेक्ट सर, बिफोर यू आंसर ही सेड यू हैव टू डिसाइड। आपको तय करना है कि आप ड्रग पेडलर्स के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं, ये आपको तय करना है। जी सर। देखिए, मैं इस विषय पर कभी बोला नहीं, लेकिन आज आपने विषय को छेड़ा तो मैं बोल रहा हूँ। नवाब मलिक साहब ने पूरे विषय को डाइवर्ट करने का काम किया। मैं बहुत खुलकर बताना चाहता हूँ। देखिए, पुलिस का काम कर रही है। नवाब मलिक साहब ने वो लोखंडे, ये दलित नहीं है, ये मुस्लिम है, ये वो फलाना ढिकना उसने विषय लाया, क्या लेना देना है? वानखेड़े जब कहता है कि मैं दलित हूँ तो दलित हूँ, दलित के आधार पर उसको नौकरी मिला है, वो सर्टिफिकेट का चेक करना, आप सरकार में है, आप उसको चेक करो, उसको नौकरी में से निकाल दो। लेकिन ऑन गोइंग केस का जब वो इंट्रोग्रेट कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उस समय पे आपने इस प्रकार के मुद्दे को लाकर उस पूरे केस को ढीला करने का काम किया है। ये मेरा आरोप है, इसलिए कोई भी बुद्धिमान अगर बहुत शांति दिमाग से सोचेगा, नवाब मलिक साहब ने जो मुद्दा लाया वो समय गलत था, और जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लाया वो भी गलत था। यू आर ए मिनिस्टर सर, आप सरकार को चला रहे हो। अगर उस पुलिस ऑफिसर ने गलत पेपर के आधार पर ये नौकरी प्राप्त की है तो उसका पूरा छानबीन करके उसके नौकरी में से उसको निकाल कर न्याय करने का काम आपका है। आपने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रेशर लाकर जिस प्रकार से किया,
उसका कोई भी बुद्धिमान आदमी समर्थन नहीं करेगा। उद्धव जी ने उसको गुड बॉय कहा, किस आधार पर उद्धव जी ने उनको गुड बॉय कहा ये मुझे समझ में नहीं आता है। किसी शिवसेना के मिनिस्टर को या तो कोई अच्छे पदाधिकारी को उद्धव जी ने गुड बॉय किया कहा होता तो वो बात गले उतरती थी। लेकिन नवाब मलिक जैसे एक व्यक्ति ने जिस प्रकार से इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने एक दूसरा एंगल देकर उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया, ऐसे व्यक्ति को क्या उद्धव जी यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो गलत करने वाले काम करने वाले पकड़े ना जाए, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का परिस्थिति निर्माण ना हो, ये वो चाहते हैं? क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, मुंबई शहर की जनता जानना चाहती है। I think that's just about it. That sums it up. Mr. Gopal Shetty, once again, absolutely frank and fearless, and the man who's always kept his word and has never lost an election. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. All the best. Thank you.